नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बहुत गहन मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। कहीं ना कहीं उसकी वैधानिकता पे सवाल उठाए गए हैं, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है और बोल दिया गया है कि अब इस तरह की कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया है, इसका मतलब ये होता है कि किसी एक आर्टिकल का उल्लंघन किया गया है। संविधान में जितने भी आर्टिकल मेंशन्ड है उसमें से किसी एक आर्टिकल का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 19(1) का ए, सब पार्ट ए, आर्टिकल 19(1) का सब पार्ट ए जो है उसका उल्लंघन किया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका उल्लंघन किया गया है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह से वायलेट होगी इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली होते क्या हैं। तो जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इसकी जो ये स्कीम है, ये स्कीम जो है ये कब लाई गई थी? इन द ईयर ऑफ 2016 में लाई गई थी। इन द ईयर ऑफ 2016 में आई थी योजना और तब से ये योजना बहुत अच्छे से क्रियान्वयन कर रही थी। लेकिन इसमें यह होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है या कोई भी एक कंपनी है, वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहे उस पार्टी को कुछ पैसा दे सकती है। तो अब ये जो पैसा है ये किस फॉर्म में दिया जाता है? ये पैसा बॉन्ड के फॉर्म में दिया जाता है। और किसी भी एक इंडिविजुअल को सपोज मुझे कुछ 1 लाख रुपए देने हैं या मुझे कुछ 50,000 रुपए देने हैं, तो मैं वो 50,000 डायरेक्ट कैश के फॉर्म में नहीं दूंगी, मैं उसका एक बॉन्ड बनवाऊंगी। और वो बॉन्ड कहाँ से बनाया जाता है? वो बॉन्ड एसबीआई से ही बनाया जाएगा। एसबीआई की भी कुछ शाखाएं होती हैं जिनको ये सुविधा दी जाती है कि आप इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बना सकते हैं। किस डिनोमिनेशन में ये बॉन्ड्स रहेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, है ना, 10 लाख हो सकते हैं। तो इसके फॉर्मेट में ये हो सकते हैं, इनके मल्टीपल्स में ही बॉन्ड इशू कर सकते हैं। और कौन कर सकता है? केवल और केवल एसबीआई इशू कर सकता था। अब मुद्दा क्या है? देखिए यहाँ पर लोगों का कहना था कि एसबीआई जो है वो कैसा है? गवर्नमेंट बैंक है। तो गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट जब चाहे एसबीआई से इंफॉर्मेशन ले सकती है कि किसके पास कितना पैसा आ रहा है, किसके पास कितना पैसा, मतलब किस हमारी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया गया है और किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये है कि इससे जो हमारी सरकार है उसको बहुत मुनाफा होता है, ठीक, ऐसा बोला गया। लेकिन जब ये मुद्दा 5 जजेस की बेंच के पास पहुंचता है, 5 जजेस की बेंच के पास पहुंचता है, तब यहाँ पर जो बोला जाता है, ये कहते हैं कि जब हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है तो हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो जान सके कि उसने या किसी और व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं वो किस किस हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं। ये सबको जानकारी लेने का अधिकार है क्योंकि हमें राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मिला हुआ है। तो यहाँ पर इस वजह से ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचता है तो 5 जजेस की बेंच जब वो बैठती है तो वो सारा मुद्दा सुनती है। उसके बाद वो गवर्नमेंट के जो हमारे सॉलिसिटर जनरल रहते हैं उनकी बात भी सुनती है। तो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं तुषार जी, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी चीज रखी हुई है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए रखी हुई है। हम ये चाहते हैं कि ये जो बहुत बड़ी खबर है कि हमने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं ऐसी चीज है जो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, इसलिए हम इसको उजागर नहीं करते हैं। आप इसको एनाटॉमी कंसीडर नहीं कर सकते हैं, आप इसको कैसा कंसीडर करेंगे, सॉरी एनोनिमिटी कंसीडर नहीं करेंगे, आप इसको कैसा कंसीडर करेंगे कि ये जो है ये हमने कॉन्फिडेंशियल करके रखा हुआ है, ऐसा तुषार जी ने कहा। अब जजेस ने उनकी बात भी सुनी, लेकिन जजेस का कहना था कि कॉन्फिडेंशियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे राइट्स होते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे वायलेशन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। इन्होंने यहाँ पर ये बात भी कही है कि जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं उनको ही
यहां पर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे सकते हैं। अब कौन सी पार्टीज हैं जिनके लिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे सकते हैं? क्या कोई एक ऐसी पार्टी है कि मैंने खुद एक पार्टी बना ली, मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर हम किसी पार्टी को देना चाहते हैं तो वो पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 29A, अंडर सेक्शन 29A ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया था इन द ईयर ऑफ 1951, उसके अंडर उसका सेक्शन है 29A, उसमें रजिस्टर होना चाहिए। दूसरी बात, या तो लोकसभा चुनाव में, या तो उस लोकसभा चुनाव में या फिर उसकी राज्य के चुनाव में कितने वोट मिलना चाहिए? 1% वोट मिलना चाहिए, तब जाके हम इस पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर सकते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब सॉलिसिटर जनरल जी ने अपनी बात रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में, मैंने आपको बताया कि बोला है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है। अब देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि क्या होता है कि जो हमारी मिनिस्ट्री जो इसके लिए काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसकी अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे जहां पर ये कंपनीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स देती हैं, तो उस वेबसाइट पर आप देखेंगे 23 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अब उन 23 लाख कंपनियां जो रजिस्टर्ड है उनमें एक एक का डेटा देखना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये कन्वेंशनल भी नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा ना कि भाई कहीं ना कहीं आप चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ह्यूज डेटा है तो इतने ह्यूज डेटा में कोई भी डिग इन करने की कोशिश नहीं करेगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि उसको सामने सामने चीजें नजर आए, अगर चीजें सही ढंग से हो रही हैं तो। यूजुअली इसमें करप्शन का भी चार्जेस लगाए गए हैं कि लोग अपने क्या है कि ब्लैक मनी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे देते हैं। तो बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर किसी भी एक हम बोल सकते हैं पार्टी पर भी लग सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पर, किसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर भी लग सकते हैं। तो इस वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिए हैं कि 2019 से लेकर अब तक के जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप इलेक्शन कमीशन को दो। उसकी इंफॉर्मेशन आपको किसको देनी है? इलेक्शन कमीशन को देनी है 6 मार्च तक। 6 मार्च तक आप इलेक्शन कमीशन को सारी इंफॉर्मेशन दे दो, और ये इलेक्शन कमीशन ये सारी इंफॉर्मेशन जनता के सामने लाएगा, जनता के सामने लेकर आएगा। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के आई थी, जिसने भी ये केस रजिस्टर किया है उस कंपनी की एक रिपोर्ट थी जिसको हम बोलते हैं एडीआर रिपोर्ट। एडीआर रिपोर्ट, ठीक है। एडीआर रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए जो बनती है, ये रिपोर्ट लेकर आते हैं अपनी। तो इनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि कुछ 800 करीब करोड़ के बॉन्ड जारी हुए हैं इस साल, इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं, जिसमें कि 720 करोड़ के बॉन्ड अकेले बीजेपी को गए हैं। ठीक है, तो इससे सबसे ज्यादा लाभ अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार हम देखें, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है रूलिंग पार्टी को। ठीक है, बाकी दूसरी पार्टी उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है इसका कहीं ना कहीं। और अब देखिए, रूलिंग पार्टी को लाभ हो रहा है तो हम इसको देखिए वही है कि कनेक्ट करेंगे कि भाई एसबीआई भी गवर्नमेंट की बैंक है और गवर्नमेंट ही अभी काम कर रही है और उसी को सबसे ज्यादा मिले हैं, तो कुछ ना कुछ घपला यहां पर हो सकता है। ठीक है, एक बात आप और पता कर लें कि जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं, मैंने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड किसी कंपनी के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाह रही हूं और मैंने उनको दिया है, तो वो 15 दिन के अंदर उसको इन कैश करा लें। 15 दिनों का टाइम रहता है, 15 दिनों के अंदर आप इन कैश करा ले, अदरवाइज बॉन्ड का जो पैसा है वो कहां चला जाएगा? पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। पीएम रिलीफ फंड में वो पैसा चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना है कि 15 दिनों के अंदर ही हमको उसको रिन्यू करवाना होता था, क्योंकि अब तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो अब इस तरह के कोई भी बॉन्ड जारी नहीं होंगे। एडीआर ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किसको मिले हुए हैं, लेकिन 6 मार्च को जब ये डेटा
हमारी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचेगा, उसके बाद जनता के सामने सारी चीजें आ जाएंगी और आप सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में राइट टू इंफॉर्मेशन कितना जरूरी है। हम पैसा कहाँ दे रहे हैं, सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सी चीज सही चल रही है, कौन सी चीज गलत चल रही है, इसका अनुमान केवल और केवल इस तरह के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ही पता लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और क्या मसला चल रहा है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो इसके के साथ हम लोग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप 10 इलेक्शन क्लासेस को फॉलो करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को हमेशा देखते रहिए। हम बिल्कुल अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और करंट अफेयर से ओरिएंटेड सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।